Hello student, class 11, open your book accountancy, see the chapter number 2 accounting equation. Today topics effects on accounting equation. You know accounting equation is equal to assets is equal to capital plus liabilities. In accounting equation only three heads: assets, capital and liabilities. Every financial transactions affected on in which in three heads, और इसके कितने वेरियस कम्बिनेशन बन सकते हैं उसे हम लोग आज देखेंगे। मोस्टली इस पर 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ एज एग्जाम्पल कि इसके कोई ऐसे जो है एग्जाम्पल बताएं, इफेक्ट्स बताएं जिसके थ्रू जो है वेरियस कम्बिनेशन क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला है इंक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल, यानी वो ऐसे एग्जाम्पल आप बताएं जिसमें आपकी एसेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज करे और कैपिटल की वैल्यू भी इंक्रीज करे। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 1, जब ये पूछा जाए तो आप सिर्फ इस एग्जाम्पल को लिख देंगे दोनों, और उसमें से उसके इफेक्ट को भी बता दें कि किस वजह से ये दोनों में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड एसेट्स। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑनर जो कैश, गुड्स एंड एसेट्स के थ्रू बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो इन सिचुएशन में जब ये सारी चीज़ें बिजनेस में आएंगी तो इससे क्या होगा कि एसेट्स की वैल्यू क्या होगी। कैश ऑलरेडी हेड ऑफ एसेट्स है, गुड्स जो बिजनेस में आएगा उसे ट्रीट कहाँ करेंगे, स्टॉक में, और एसेट्स ऑलरेडी एसेट्स है। तो इस सिचुएशन में ये तीनों चीज़ें क्या करेगी, एसेट्स को इंक्रीज करेगी, और दूसरा क्योंकि जो ये सारी चीज़ें देने वाला है वो ऑनर है और उसके टोटल अमाउंट को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल। तो आप देखें इफेक्ट इंक्रीज बोथ द एसेट्स एंड कैपिटल ऑफ फर्म, ये दोनों इन चीज़ों को बढ़ाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर उसने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो ऐसे कंडीशन में सेम वही कंडीशन है, चाहे वो कमर्स बिजनेस हो उस वक्त भी वो बिजनेस में एसेट्स जो है इन्वॉल्व कर रहा है, और चाहे वो आफ्टर सम टाइम वो फिर जो है फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाएगा तो उसकी बिजनेस की एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और दूसरी पार्टनर्स की जो प्रोप्राइटर है उसकी कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आप ये देख लें कि इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन कैपिटल के लिए ये दो एग्जाम्पल सुटेबल है। नंबर 2, इंक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी इस पर बेस एग्जाम्पल क्या है कि एसेट्स इंक्रीज हो और साथ ही साथ आपका क्या इंक्रीज होना चाहिए, लायबिलिटीज इंक्रीज होना चाहिए। तो देखिए परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप गुड्स परचेज करते हो वो भी क्रेडिट, तो गुड्स परचेज करोगे तुम्हारा बिजनेस में क्या होगा, स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा जो है क्योंकि क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो उस सप्लायर को आप अमाउंट पे करना, और सप्लायर को एज ए बिजनेस में क्या करते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, और ये क्या होगा, क्रेडिटर। स्टॉक आप जानते हो कि हेड ऑफ एसेट्स है, और क्रेडिटर बीपी लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या है, हेड ऑफ लायबिलिटीज़। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है और आपकी लायबिलिटीज़। यहाँ पर आप इस तरीके से उसके इफेक्ट को लिख देंगे, इंक्रीज स्टॉक यानी एसेट्स एंड आल्सो इंक्रीज क्रेडिटर यानी लायबिलिटीज। सेकंड एग्जाम्पल देखें, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब आप फर्नीचर क्रेडिट परचेज करेंगे, तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो आपका क्या है, बिजनेस में फर्नीचर क्या होगा, बढ़ेगा। फर्नीचर आपके लिए क्या है, एसेट्स है, और क्रेडिट परचेज किया है तो ये क्या होगा, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर क्या होती है आपके लिए, लायबिलिटीज़। अब इसको देखें इस तरीके से लिख देंगे, इंक्रीज द एसेट फर्नीचर, तो ये क्या इंक्रीज हुआ, एसेट्स,
एंड आल्सो इंक्रीज क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या है? हेड ऑफ लायबिलिटी। यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड होगा उनका इम्पैक्ट, इफेक्ट, वो सारी चीज़ें वो एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ पर ही होना है। थर्ड पॉइंट है बैंक लोन टेकन। बैंक से जब आप लोन लेते हो तो आपका क्या होगा? कैश बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा, आपके ऊपर, फर्म के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर क्या होगा? एक लोन, एक लायबिलिटीज़ क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसके लिए देखिए, इंक्रीज इन कैश, कैश क्या है आपके लिए? एसेट्स। और आल्सो इंक्रीज इन बैंक लोन, और बैंक लोन आपका हेड क्या है? लायबिलिटीज़। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए थर्ड में आप देखें, इंक्रीज वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। यानी आपको वो एग्जाम्पल बतानी है जिसका सिर्फ हेड ऑफ एसेट्स पर ही इफेक्ट हो। यानी वन एसेट्स आपका क्या होना चाहिए? इंक्रीज हो, तो सेकंड एसेट्स आपकी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। अब आप देखें, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। अगर गुड्स कैश सेल करते हैं, ठीक है, तो जब सेल करोगे तो तुम्हारा स्टॉक क्या होगा? रिड्यूस होगा, और तुम्हारा कैश बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो कैश भी एसेट्स है, स्टॉक भी आपके लिए क्या है? एसेट्स है। तो इंक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन स्टॉक, ये दोनों आपके लिए क्या है? ये एसेट्स, ये भी आपके लिए क्या है? एसेट्स। नेक्स्ट है सेल ऑफ मशीनरी। अगर आप मशीनरी सेल करेंगे तो उस कंडीशन में आपके पास कैश इंक्रीज होगा, आपकी मशीनरी बिजनेस से क्या हो जाएगी? कम। और कैश और मशीनरी दोनों क्या है? एसेट्स है। तो देखिए, इंक्रीज इन कैश यानी एसेट्स आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी एसेट्स आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। थर्ड है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अब इसमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जब आप परचेज करेंगे तो आपका क्या होगा? एक एसेट्स यानी मशीनरी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और दूसरी एसेट्स जो कैश है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो इंक्रीज इन मशीनरी, इंक्रीज इन मशीनरी यानी एसेट्स इंक्रीज होगा, और दूसरी एसेट्स आपका कैश क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। जब आपने देखा एक एग्जाम्पल कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स क्रेडिट सेल करते हैं तो उस कंडीशन में स्टॉक कम होता है और डेटर्स आपके क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। फिर वही डेटर जब आपको सेल करने के बाद आप उससे जब पेमेंट लोगे तो उस सिचुएशन में आपका कैश क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और जो डेटर्स था, जो जिससे आपको पेमेंट लेनी थी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ देखें, इंक्रीज एसेट्स यानी एक एसेट्स आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा, और दूसरा एसेट्स डेटर्स है वो आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आपके शॉप में जो कैश था उसे बैंक में डिपॉजिट किया, तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा, और कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इंक्रीज बैंक, वन एसेट्स इंक्रीजेज एंड अनदर एसेट्स कैश क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब देखें फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन लायबिलिटीज। यानी एसेट्स आपका डिक्रीज करे और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज भी क्या हो? डिक्रीज होनी चाहिए। यानी वो एग्जाम्पल बताना है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तब आप देखें इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। जब क्रेडिटर को आप पेमेंट दोगे तो क्रेडिटर आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज़। पेमेंट देने पर आपकी लायबिलिटीज़ जो होगी ये क्या हो जाएगी? लायबिलिटीज़ आपकी कम हो जाएगी। और दूसरा, बिजनेस से आपके पास से क्या हो जाएगा? कैश। तो कैश यानी एसेट्स आपकी क्या हुई? कम हो गई। तो पेमेंट टू क्रेडिटर की कंडीशन में क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएगा, जिससे आपने क्रेडिट परचेज किया था, पेमेंट का प्रॉमिस किया था, नहीं दिया, अब जब आप देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। तो यहाँ लिख देंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर यानी लायबिलिटीज़ एंड आल्सो डिक्रीज इन कैश यानी एसेट्स। कैश क्या है? एसेट्स कम। रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन लिया,
तो पिछले एग्जाम्पल में देखा कि कैश बढ़ा और लाइबिलिटीज़ भी क्या हो गई, बढ़ी। अब पेमेंट करेंगे, लोन का पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कैश भी आपके पास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे, डिक्रीज़ इन लोन से क्या होगा, लाइबिलिटीज़ हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा डिक्रीज़ इन कैश, यानी कैश क्या है आपका, एसेट्स। फिफ्थ पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट में देखें, कह रहा है डिक्रीज़ इन एसेट्स करस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ इन कैपिटल, यानी एग्जाम्पल एक्सप्लेन विच एसेट्स वैल्यू भी डिक्रीज़ हो और साथ ही उसकी क्या हो, कैपिटल डिक्रीज़ हो जाए। तब इस सिचुएशन में देखें कि विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यानी जब बिजनेस में आपने कैश या स्टॉक आपने इन्वेस्ट किया था तो कैश यानी एसेट्स बढ़ा था और कैपिटल, उसी का जस्ट ये रिवर्स एग्जाम्पल आप देख लें कि जब आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रा करेंगे तो विड्रा करने पे क्या होगा कि आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साथ ही साथ बिजनेस से कैश जा रहा है वो कैश भी क्या हो जाएगा आपका, कम। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इफेक्ट डिक्रीज इन कैपिटल एंड आल्सो डिक्रीज इन कैश, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एसेट्स। सेकेंड एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, यानी आप बिजनेस से कैश ना लेके आप बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए निकालोगे, तब भी आपकी कैपिटल कम होगी और पैसे कहाँ से कम हो जाएंगे, बैंक से। तो डिक्रीज़ इन कैपिटल ये लिख देंगे, और आल्सो डिक्रीज़ इन क्या है आपकी, बैंक। 6 देखें टॉपिक क्या है, इंक्रीज वन लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटीज़। अब आपको एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें कि वन लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो और अनदर जो है लाइबिलिटीज़ क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो उस सिचुएशन में देखिए, एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ क्रेडिटर, एक्सेप्टिंग बिल ऑफ क्रेडिटर, इसका क्या मतलब है कि यू परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट एंड प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर विच अमाउंट इज गिवन इन रिटर्न जो है डॉक्यूमेंट्स, तो इस कॉल जो है एक्सेप्टेंस। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब परचेज करने के बाद एक रिटर्न जो है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपने सप्लायर को इस बात का प्रॉमिस करते हो कि आपको हम इस अमाउंट को पे करेंगे 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, तो उसी को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ द क्रेडिटर कहते हैं। तो जब आपने प्रॉमिस करके वो पेपर दिया तो हम अपने वहाँ से यानी क्रेडिटर की उतनी वैल्यू यानी लाइबिलिटीज़ ये मान लेते हैं कि हमने प्रॉमिस कर दिया, पे कर रहे हैं, तो इसलिए अपने वहाँ से क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, और वही जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है जिसे हम लोग बिल्स पेबल कहते हैं, वो भी आपकी क्या है, लाइबिलिटीज़ है, वो क्या हो गई, बढ़ गई। यानी वो अमाउंट जो क्रेडिटर के हेड से हटाकर लाइबिलिटीज़ का अदर हेड जो बिल्स पेबल है उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसके स्टेटमेंट को आप इस तरीके से लिखेंगे, इफेक्ट डिक्रीज इन क्रेडिटर यानी लाइबिलिटीज़ एंड आल्सो क्रिएट्स अनदर लाइबिलिटीज़ नोन एज बिल्स पेबल, उसकी जगह पे एक नई जो है लाइबिलिटी बनाई गई, उसमें हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल, यानी ऐसा ट्रांजैक्शंस जो उसका इम्पैक्ट जो है, दोनों इम्पैक्ट जो है इंक्रीज डिक्रीज का, वो किस पर होना चाहिए, कैपिटल पर ही। यानी कैपिटल एक उसी ट्रांजैक्शन से इंक्रीज़ हो उतना ही अमाउंट से, और उतना ही अमाउंट से वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो। जिसमें देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इज ए जो है इंटरनल लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ है और जिस पर बिजनेस जो है ऑनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, देने को प्रॉमिस करता है, तो वो उसके लिए क्या होगी, लाइबिलिटीज़। लेकिन उसने दिया नहीं है, उसने प्रॉमिस किया। तो ऐसे सिचुएशन में देखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस है, तो लॉस आपकी कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि
अगर फर्म के में जो है कैपिटल जो है अगर 1 लाख है और उसका इंटरेस्ट 10,000 हुआ, तो अब जो है कैपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो मुझे ऑनर को देना, 1,10,000। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को क्या करता है, बढ़ा भी देता है। तो ये लॉस है जो कैपिटल को कम करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यही हमारी लायबिलिटीज़ को भी क्या करता है, यानी लायबिलिटीज़ हेड में यानी इंटरनल लायबिलिटीज़ यानी कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए उसमें क्या करेंगे, ऐड। तो आप देखें, प्रोप्राइटर्स कैपिटल विल बी इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू हिम, जो इतना हम देते हैं। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस सो इट विल रिड्यूस, जिसको हमने पहले आपको बता दिया। अब आते हैं सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जस्ट इसका रिवर्स है। ड्राइंग इंटरेस्ट, जब ऑनर जो है पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे लेता है तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। उस पर हम इंटरेस्ट क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो क्या है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जो है कैपिटल को क्या करती है, यानी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हमारे कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और दूसरा तरफ आप देखें कि जो है ऑनर जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज करने से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस। यानी इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इम्पैक्ट दोनों कैपिटल पर ही होना है। प्रोप्राइटर कैपिटल विल बी डिक्रीज विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम हिम, जो उससे मिलेगा तो उससे जो है जो लेना है उससे हमारे प्रोप्राइटर की कैपिटल क्या होगी, कम होगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इनकम है बिजनेस के लिए, जो उसके कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आप लिख देंगे। नेक्स्ट है नंबर 8। नंबर 8 में आप देखें, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। ऐसा ट्रांजैक्शंस, ऐसा एग्जाम्पल जिससे लायबिलिटीज़ बढ़ती है और प्लस लायबिलिटीज़ बढ़े और कैपिटल क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके लिए देखें कि मोस्टली जो है ये ट्रांजैक्शंस जो है आपके जो है स्टार्टिंग जो है जब आप जो है अकाउंटिंग सीखेंगे मोस्टली इसमें आता नहीं। ये स्पेशल केसेस हैं जो कभी कभार आपके सामने आएगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू लोन या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू लोन। इसका क्या मतलब, यानी जो बिजनेस की कैपिटल है उसको हम लोगों ने कहाँ जो है ट्रांसफ़र कर दिया लोन में, या उसी को दूसरे तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल टू लोन, यानी कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोन में। तो जब कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, किसी भी अकाउंट से कोई चीज़ ट्रांसफ़र जब दूसरी जगह किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, और जिस हेड को मिलेगा उसकी हेड से उसका जो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो क्योंकि कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, लोन में, तो इस कंडीशन में ये कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। और दूसरा जो है किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, लोन में, तो इंक्रीज पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी वो पार्टनर्स के लोन में यानी फर्म के लोन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और फर्म का लोन क्या होता है, लायबिलिटीज। फिर आप एक पॉइंट देखें, इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ये जस्ट इसका रिवर्स है, यानी कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल। अब लोन को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल में। तो ऐसा करने से दिस ट्रांजैक्शन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब लोन को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल बढ़ जाएगी और जो है लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू पेमेंट एंड रेवेन्यू रिसीव्स। रेवेन्यू पेमेंट एंड रेवेन्यू रिसीव यानी विच ट्रांजैक्शंस मेड मोर देन वन इन अकाउंटिंग पीरियड, इट मीन्स कि रिकरिंग ट्रांजैक्शंस। तो इसके लिए पहला है रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट किन किन चीज़ों का हो सकता है उसमें देखें, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये क्या है, रेवेन्यू पेमेंट है, जिसे आप जो है ओवर अकाउंटिंग जो है पीरियड आपको बार बार इसे क्या करना होता है, पे करना होता है।
इसका इम्पैक्ट जो है अकाउंट्स पे क्या पड़ते हैं वो आप देखें। दीज एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। कोई भी एक्सपेंसेस होगा उसे आप कैश पे करोगे, तो कैश पे करने से आपका कैश क्या होगा, रिड्यूस होगा। दूसरी चीज़ देखें, एक्सपेंस विल रिड्यूस नेट इनकम ऑफ द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर। जब एक्सपेंस करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी जो नेट जो है इनकम है, यानी जो है वो क्या होगी, प्रोप्राइटर की कम होगी। यानी ये बिजनेस की कैपिटल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल रिड्यूस कैपिटल। यानी इसका इम्पैक्ट दो जगह होना है कि पेड सैलरी, पेड वेजेस, पेड किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस के पेमेंट करने का मतलब है कि आपका कैश क्या होना है, कम होना, और कैश आपके लिए क्या है, एसेट्स। यानी कैश आपके एसेट्स को, यानी जो पेमेंट होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो जो है आपकी नेट वर्थ, नेट इनकम को क्या करता है, कम करेगा। जो इनकम जब फाइनली कम होगी उसका इम्पैक्ट जो है आपकी कैपिटल से होगा, और इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखें, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी वर्क रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयज बट अमाउंट नॉट पेड, या आपने जो भी वर्क, ये जो है एज ए सैलरी है, वेजेस है, वर्क तो लिया लेकिन उसका पेमेंट इन कैश आपने नहीं किया। जैसा कि पिछले में था कि वर्क हुआ और उसका पेमेंट कर दिया, यहाँ वर्क तो होगा लेकिन इसका पेमेंट नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में इसका इफेक्ट कहाँ होगा वो हम लोग देखते हैं। जब पे नहीं किया आपने तो आपके ऊपर क्या बनी, लायबिलिटी बनी। यानी आप प्रॉमिस करोगे कि हम आपको ये चीज़ देंगे, ठीक है। और दूसरा, ये एक्सपेंस तो हुआ ही, ये वर्क हुआ है जो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल रिड्यूस कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। एक्सपेंस जो होगा वो आपकी नेटवर्थ को क्या है, वो कम करता है। चाहे आप फ्यूचर में दो चाहे अभी दें, वो आपके कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। और दूसरी तरफ ये आउटस्टैंडिंग फर्म के लिए लायबिलिटी बनेगी उस वक्त तक जब तक कि आप उस जो है हेड ऑफ एक्सपेंसेस का पेमेंट ना कर दें। तो दे आर लायबिलिटी फॉर द बिजनेस एंड हेंस दे विल इंक्रीज लायबिलिटीज। यानी इसका जो है दो इफेक्ट हुआ। एक तो ये कि आपकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपने वर्क कराया है तो आपके लिए एक्सपेंस तो है ही है, बस आपने पेमेंट नहीं दिया, तो ये आपके कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। और दूसरी तरफ ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लायबिलिटीज़ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लायबिलिटीज़ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। थर्ड पॉइंट आप देखें, ये वर्क रिसीव बट अमाउंट नॉट पेड है। अब इसका जस्ट रिवर्स है कि आपने अमाउंट तो पे कर दिया लेकिन वर्क नहीं लिया। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। यानी ये सारी, चाहे ये प्रीपेड के नाम से लिखा जाए एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस के नाम से लिखा जाए, या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इन तीनों का एक ही जो है पर्पस है कि एक्सपेंसेस ये अमाउंट पेड इन एडवांस बट अमाउंट जो वर्क इज़ नॉट रिसीव इन दिस अकाउंटिंग ईयर। सो आपने जब वर्क नहीं लिया तो जो पेमेंट दिया वो एडवांस दिया, और वो एडवांस तब तक आपके लिए प्रॉपर्टी होगा जब तक कि वो वर्क मिल ना जाए। तो ऐसे सिचुएशन में प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करता है, क्योंकि आपने पेमेंट जो कैश दिया होगा तो इसलिए ये आपके जो है क्या करेगा, कैश को यानी एसेट्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और दूसरी तरफ जो ये प्रीपेड आपने किया है वो आपके लिए क्या जनरेट होगा, एसेट्स होगा। तो सिंस प्रीपेड एक्सपेंसेस हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो दे आर ट्रीटेड एज एसेट्स फॉर द करेंट ईयर। और ये क्योंकि इसका वर्क आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा तब तक ये आपके लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। और इस तरीके से ये एसेट्स को क्या करता है, बढ़ाता है। शॉर्ट में ये समझ लें कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट्स।
दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा कि कैश आपने पे किया तो कैश आपका जो है कम हुआ, और दूसरी तरफ प्रीपेड है आपके लिए एसेट्स है, तो एसेट्स बढ़ाएगा भी और एसेट्स को घटाएगा भी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिसीव्स। अब रेवेन्यू रिसीव्स में जिस तरीके से पेमेंट है ये आपको रिसीव होगा, जैसे कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये आपकी जो है रिकरिंग इनकम है जो आपके वन अकाउंटिंग ईयर में मोर देन वन टाइम रिकॉर्ड किया जाए। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जब मिलेगा तो आपका एक तरफ कैश इंक्रीज होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ ये इनकम जो है आपके कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सेकंड पॉइंट आप देखें, एक्रूड इनकम या इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। एक्रूड इनकम मीन्स क्या है, इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव, यानी काम कर दिया लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वर्क आपने किया है तो इनकम तो जनरेट हो गई, तो जब इनकम जनरेट होगी तो वो आपके कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। दूसरी तरफ ये प्रॉमिस हुआ है कि वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में वो अमाउंट आपको पे करेगा, तो इतने से आपके डेटर्स क्या होंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो ये आपकी एसेट्स को भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इसके दो इम्पैक्ट हुए। पहला ये कि आपका जो है कैपिटल क्या होगा, बढ़ा क्योंकि ये इनकम है, और दूसरी तरफ आपकी एसेट्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये इसका रिवर्स पॉइंट क्या है कि आपको पैसे मिल गए लेकिन आपने वर्क नहीं किया, तो ये आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटीज। तो देखिए पैसे मिल गए तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और आपकी जो है लायबिलिटीज़ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। ओके, नाउ थैंक यू।